नमस्कार। कल हमने द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत का पार्ट सेकंड पढ़ा। पहला अध्याय था वैभवशाली भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, और उसमें हमने कल भारतीय संस्कृति का विश्व संचार देखा, और उसमें प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति और प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे उससे आगे अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसकी प्राचीनतम सभ्यता, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास ताम्रपाषाणिक मतलब जब पत्थर और तांबे धातु दोनों का प्रयोग मनुष्य ने करना प्रारंभ किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कह सकते। तो इस सभ्यता का विकास ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, और हालांकि 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता लगाया था, लेकिन हड़प्पा स्थल को सिकंदर के काल तक ही माना उन्होंने। उसके बाद में भी बंधुओं द्वारा भी लाहौर में रेल लाइन बिछाते समय खुदाई से हड़प्पा स्थल से पक्की ईंटें मिली, लेकिन उसकी भी सूचना सरकार को दी गई और उसको भी जो है मौर्य काल तक ही सीमित माना। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। उन्नीस सौ 22 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। इस समय जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, और जॉन मार्शल ने ही प्रथम हड़प्पा जो है स्थल मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा है। इस सभ्यता के विकास में और इनके निर्माताओं में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन फिर भी इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोगों को माना जाता है। इस सभ्यता की विस्तार अगर देखा जाए तो इस सभ्यता की विस्तार अवधि जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, जो जीवाश्मों की काल गणना पद्धति है, तो इस कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से लगाकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता की विस्तार अवधि मानी गई है। और इस सभ्यता का क्षेत्र जो माना गया है वो त्रिभुजाकार है, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये उत्तर
से दक्षिण तक विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 1600 किलोमीटर में था। और इसका अगर अपन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देखें भारत के अंदर, तो भारत में जो उत्तरी क्षेत्र, उसमें सबसे उत्तर में हड़प्पा स्थल मांडा क्षेत्र जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के तट पर है। और इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर है। और दक्षिणी क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, दैमाबाद और परवरा नदी के तट पर है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिमी क्षेत्र जो आपके वर्तमान पाकिस्तान में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दास्क नदी पर स्थित है। इस प्रकार इसका जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर देखा जाए वो मोहनजोदड़ो है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। यानी मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। और भारत में जो वर्तमान में स्थित जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी जो हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैला हुआ है। और भारत के अंदर इस सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लगभग 917 स्थल मिल चुके हैं। पाकिस्तान में 481 स्थल और अफगानिस्तान में 2 स्थल मिल चुके हैं। वर्तमान में हालांकि और भी मिले होंगे, लेकिन इतने जानकारी में है। अगला बिंदु है सिंधु स्थापत्य कला। अब इसकी स्थापत्य कला, स्थापत्य में नगर नियोजन पहला पॉइंट है। नगर नियोजन अर्थात सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। यानी आज वर्तमान में जो नगर व्यवस्था या नगर नियोजन हो रहा है वो अपने भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है, उस दौरान भी इसी प्रकार के नगर नियोजन की व्यवस्था थी। और प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरों पर गढ़ी यानी जो ऊंचाई पर थे और नीचे समतल पर नगर बसा था। ऊंचाई पर जो स्थित गढ़ी क्षेत्र वो थोड़ा छोटा होता था और समतल क्षेत्र बहुत बड़ा होता था जहाँ नगर बसता था। आमजन लोग रहते थे। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी जिसकी चौड़ाई लगभग 9 फीट से लगाकर 34 फीट तक मानी गई है। और एक सड़क जो 34 फीट की मिली थी, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा, और जो गलियां हैं वो गलियां 1 से लगाकर 2.2 मीटर तक चौड़ी पाई गई है। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात भी 1:2:4 था। और सड़क व्यवस्था ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, अर्थात एक दूसरे को काटती हुई, उसी प्रकार से जाल बनाती हुई प्रणाली पर आधारित सड़कों की व्यवस्था थी। नगर में प्रवेश पूर्व से होता था, अर्थात प्रवेश द्वार पूर्व से होता था। और सड़कों पर बने सर्किल ऑक्सफोर्ड सर्किल कहलाते थे, अर्थात इस प्रकार के बने थे जो आज बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं। प्रत्येक सड़कें और गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी जो ढकी भी होती थी। और यह सफाई व स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देने वाली सभ्यता थी। वर्तमान में भी हमने कई जगह देखे हैं जहाँ बड़ी बड़े शहर सिटियाँ हैं, वहाँ पर भी जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई है और साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार उसी दौरान आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व भी अपनी इस भारतीय प्राचीनतम संस्कृति सभ्यता जिसको कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, उस दौरान इस प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। और जल निकासी प्रणाली
जल निकासी की जो है जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं भी नहीं थी। यानी उस दौरान सभ्यता और भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और उन सभ्यताओं की तुलना में अगर देखा जाए तो अपनी भारत की सभ्यता नगरीय सभ्यता और विकसित सभ्यता मानी जा सकती है। और जल निकासी के आधार पर विश्व की सर्वोत्तम सभ्यता मानी गई है। घरों के पानी की निकासी नालियों से होती थी और नालियां गंदे पानी को शहर से बाहर पहुंचाती थी। आज भी वर्तमान में हम देखते हैं उसी प्रकार से जो नालियां घरों के अंदर जो गंदा पानी है वो घर की नालियों से निकलता हुआ अपने मकान से सटी हुई नाली में मिलता है और फिर वो बड़े नाले में जाकर मिलता है और फिर शहर से बाहर जाता है। उसी प्रकार जो है गंदा पानी उसी दौरान भी सभ्यता के इस अपने प्राचीनतम सभ्यता के दौरान भी नालियाँ जो है गंदे पानी को शहर से बाहर पहुंचाती थी। नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम या फिर चूने पत्थर का भी प्रयोग होता था। सड़कों की नालियों में मैन होल, जिसको जो है अपना तरमोखे भी बोलते थे, उस मैन होल में जो है बीच बीच में रखे जाते ताकि साफ सफाई के लिए उपयोग में लिए जा सके। नालियों के बीच बीच में चैम्बर, शौचगर्त भी होते थे जिसकी जो नियमित सफाई भी होती थी। अगला बिंदु है विशाल स्नानागार। यानी मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार 29 इंटू 23 इंटू 8 फीट, यानी इतना विशाल उस दौरान बनाया हुआ था। और इसमें जो ईंटों की सीढ़ियाँ भी थी, 3 तरफ बरामदे हैं, फर्श व दीवार पर ईंटों का प्रयोग है और पास में एक बड़ा कुआं है जो जल का स्रोत था और उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार भी बने हुए हैं। यानी विशाल स्नानागार ये दर्शाता है कि उस दौरान इसका प्रयोग कहीं ना कहीं कोई बड़े उत्सव या फिर धार्मिक महत्व के रूप में होता होगा। अगला बिंदु है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार यानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो का जो है अन्नागार 45.71 इंटू 15.23 मीटर का है। यानी ये भी बहुत बड़े अन्न रखने का भंडार, जहाँ आपातकाल के दौरान जो है अनाज का उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार के विशाल अन्नागार भी मिले हैं। अगला बिंदु विशाल जलाशय और स्टेडियम। धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं और जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण की जानकारी मिलती है। या जल संग्रहण अंडरलाइन करना इस बात को कि प्रश्न आता है, कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में पूछे भी गए हैं इस प्रकार के प्रश्न कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में जल संग्रहण की जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है। तो जल संग्रहण की जानकारी का स्रोत है वो धोलावीरा से उत्खनन छोटे छोटे जो जलाशय मिले हैं, उन जलाशयों से जो हमें जल संग्रहण, अर्थात आज भी हम देखते हैं जल है तो जीवन है या जल ही जीवन है, इस प्रकार के बातें क्यों करते हैं, क्योंकि जल संरक्षण अति आवश्यक है। तो उस दौरान भी जो है जल संरक्षण के लिए जल संग्रहण की ये महत्वपूर्ण विधियाँ थी और जलाशय इस प्रकार के उदाहरण भी मिलते हैं। यहाँ से विशाल स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं उसी धोलावीरा से, और जिसका आकार लगभग 243 इंटू 45 मीटर, 243 इंटू 45 मीटर के विशाल स्टेडियम मिले हैं। अगला बिंदु है विशाल गोदीवाड़ा, अर्थात लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है जिसे पुरातत्वविद एस राव ने गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड कहा है। यानी इसका आकार 214 इंटू 36 मीटर है तथा वर्तमान गहराई इसकी अगर देखी जाए तो 3.3 मीटर है और उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार भी था
जिसमें जहाज आते जाते थे, और यह भोगवा नदी से जुड़ा था, जिसमें जो है गोदी में पानी आता था। अर्थात गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह कह सकते हैं, यानी विश्व के अंदर ये प्राचीनतम सभ्यता जिसके इतने विशाल बंदरगाहों का उल्लेख है, यानी वहाँ प्रमाण मिले हैं जिसके माध्यम से जो विदेशी व्यापार होता था, यानी उस दौरान मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हमारे जो है व्यापारिक संबंध थे, ये दर्शाता है। अगला बिंदु है सिंधु सभ्यता की कला। सिंधु सभ्यता की कला, तो यहाँ की कला में पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृदभांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियाँ व पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। यहाँ से सैलखड़ी की योगी मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की मूर्तियाँ मिली हैं। इस सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई है उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन, संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है। पीछे एक जो है घुंडी बनी है जो संभवतः टांगने के काम आती थी। यानी सरस्वती सभ्यता की कला को देखा जाए तो उत्कृष्ट कला प्रमाण है, और यहाँ जो है नर्तकी की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली है, और ये नारी मूर्तियाँ ये दर्शाती है कि वहाँ जो है मातृसत्तात्मक सत्ता थी और नारियों का सम्मान भी होता था। अगला बिंदु है सिंधु सभ्यता की लिपि। तो इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक या फिर पिक्टोग्राफ लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इसको जो है पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी दाएं बाएं फिर वापस बाएं दाएं, इस प्रकार से ये भाव चित्रात्मक या फिर इसको पिक्टोग्राफी लिपि भी कहा जाता है। और इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया। इसमें लगभग 250 से 400 चित्र ज्ञात हैं और मोहरों पर अभी तक 250 लेख उपलब्ध भी हो चुके हैं। सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख जो धोलावीरा में मिला है वो लगभग 17 अक्षरों का मिला है। इस प्रकार हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसके जो है बारे में पढ़ा। इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो है क्षेत्र विस्तार और इसकी कला, इसमें स्थापत्य कला में नगर नियोजन, विशाल स्नानागार, विशाल जलाशय, स्टेडियम, गोदीबाड़ा, और इस सभ्यता की कला, और इसमें हमने जो है सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में पढ़ा। आगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब इसके आज के जो है गृह कार्य है उसको देख लो। ये गृह कार्य आपको कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किसने व कब की। दूसरा है सिंधु सभ्यता के विस्तार को लिखो, ये थोड़ा विस्तार बताना है वो डायग्राम बनाकर। तीसरा है सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार की विशेषताओं लिखो, जो स्नानागार है वो पूरा उसको बताना है, विशाल चौड़ा कितना है वो स्पष्ट करना है। और अंतिम प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि को स्पष्ट करो। इस प्रकार ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। आगे पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।